नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर ऑल गुड। आज 27 मई 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम विस्तार से एनालाइज करेंगे। हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। डियर फ्रेंड्स, भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। 31 मई 2020 तक आपको हम ये भी एक ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफ़र। एज यू कैन सी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की जो एक राशि है वो कम है कंपेयर टू द 1 जून ऑफ़र। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब कुछ ही दिन बचे हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। टू सपोर्ट अस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। एसबीआई रिसर्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हैं उनकी एक रिसर्च विंग है। तो ये जो एसबीआई रिसर्च है एक प्रकार का उनका रिपोर्ट है, राइट। ये एसबीआई रिसर्च, तो एसबीआई रिसर्च के मुताबिक जून क्वार्टर जो हैं, क्वार्टर यानी कि 12 महीने जो हैं, क्वार्टर किसी भी चीज़ का 25% जो है उसको हम क्वार्टर कहते हैं। तो 12 महीने जो होते हैं एक साल के, तो इसको हम 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं। अप्रैल से हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, तो अप्रैल, मई और जून, तो ये 3 महीने जो हैं जिसमें हमें लॉकडाउन देखने को मिला है, राइट। ज़्यादातर ये जो मार्च एंड से पूरा अप्रैल और मई भी लगभग अब ख़त्म होने को आया है, देन यू नो इट वेरी वेल कि पूरा मई भी जो है वो लॉकडाउन में गया है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट जून, लेकिन एसबीआई रिसर्च का कहना ये है कि ये जो जून क्वार्टर है उसमें हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जीडीपी की बात करें तो 40% जितनी हमारी जीडीपी जो है वो सिकुड़ सकती है इस जून क्वार्टर में। एसबीआई रिसर्च का ये भी मानना है, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में एक और स्टिमुलस पैकेज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल 1-2 महीने में नहीं शायद, लेकिन फ्यूचर में मे बी आफ्टर 3 मंथ्स, मे बी आफ्टर 4 मंथ्स, ऐसी कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं बताई, लेकिन लेटर दिस ईयर इतना कहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 3-4 महीनों के बाद शायद एक दूसरा स्टिमुलस पैकेज जो है वो गवर्नमेंट लेकर आए। तो जो मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमिक टाइम्स का आज हमारे टेबल के ऊपर मैंने बताया नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो क्रिएट डिमांड है ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक इन्फोग्राफिक है जिसको हम एनालाइज करेंगे। तो ये स्टिमुलस पैकेज जो है उसकी आवश्यकता क्यों होगी उसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी जो है फाइनेंशियल ईयर 21 में 6.8% जितनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, 6.8%। उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर है यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, वहाँ से थोड़ा हमें एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल का कहना यह है कि हमारी जीडीपी जो है फर्स्ट क्वार्टर में 25% जितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पर एसबीआई रिसर्च का कहना है 40% जितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी। बेसिकली अलग अलग एजेंसीज का कहना यही है कि जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्रिसिल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 21 में हमारी जीडीपी जो है वो साल की जो जीडीपी है वो -5 होगी। यहाँ पर जो एसबीआई है उनका कहना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो -6.8 पर होगी। यू कैन सी हियर कि क्रिसिल का कहना है 25% कंट्रैक्शन इन अप्रैल टू जून क्वार्टर, 5% कंट्रैक्शन इन फुल फाइनेंशियल ईयर 21, और एसबीआई रिसर्च का कहना है 40% डिक्लाइन इन क्वार्टर 1, और पूरे साल का जो है वो है 6.8%। तो दिस इज़ द सिनारियो ऑफ आवर इकोनॉमी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है वो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, हमारे देश के हैं। इनका नाम है विजय माल्या। आई एम श्योर आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी, क्योंकि लगभग अब तो 2.5 ईयर जितना कुछ वक्त हो चुका है जब से उनका केस जो है, जब से वो भारत को छोड़कर यूके चले गए। तो आई थिंक 2.5 ईयर से भी ज़्यादा शायद वक्त हो गया होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट, लेकिन एक लंबे टाइम से एक डिमांड है कि उनको हम जल्द से जल्द वापस लाएं। तो आपको पता होगा कि 14 मई को यूके की एक हाई कोर्ट जो है, यूके की हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अब विजय माल्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। आई एम नॉट श्योर अबाउट जुडिशियल प्रोसेस ऑफ यूके,
कि वहाँ पर क्या ऐसा है कि हाई कोर्ट जो है वो किसी व्यक्ति को मना कर सकती हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट तो यही है कि ऑन 14th May, the UK High Court, which had ruled in April that Malia could be extradited to India, declined to grant him leave to approach the Supreme Court. तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसा कोई हाई कोर्ट कर सकती है, लेकिन खैर हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और यूके की सिस्टम नहीं है. विजय माल्या जो हैं उनके पास कुछ ऑप्शंस अभी भी बचे हुए हैं. तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले हफ्तों में वो भारत भेजे जाएंगे, देन आई थिंक वी आर रॉन्ग, बिकॉज उनके पास एक और रूट है. उनके जो लॉयर्स हैं वो असाइलम रूट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं. असाइलम रूट यानी कि वो अब वहाँ पर एज ए रेफ्यूजी और या फिर यूके में एक अपील करेंगे कि शायद अगर वो इंडिया वापस चले जाए तो उनकी जान को खतरा है, अगर वो वापस चले गए तो उनको टॉर्चर किया जा सकता है, उनके साथ ये होगा वो होगा. इस प्रकार की एक सिचुएशन क्रिएट करके पेपर्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके एक अपील की जाएगी. होम मिनिस्ट्री जो हैं वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है. फिर होम मिनिस्ट्री के हाथ में अगर चीज़ें हैं तो भारत जो हैं उनके ऑफिशियल्स, हमारे देश के ऑफिशियल्स जो हैं वो भी होम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्ट्री को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों विजय माल्या को आपको भारत जल्द से जल्द वापस भेजना चाहिए. राइट, तो ये एक चीज़ है. अगर यूके की होम मिनिस्ट्री विजय माल्या की जो अपील है, असाइलम की जो रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो फिर विजय माल्या के पास एक और ऑप्शन है. वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि उनकी अपील जो है उसको रिजेक्ट किया गया है. तो लगभग 18 मंथ्स या फिर 2 साल, इतना वक्त जो है वो इस कोर्ट के पूरे चक्कर में चला जाएगा. तो अनदर 2 years. और इसके अलावा भी एक ऑप्शन है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ECHR. तो वहाँ पर भी वो असाइलम की रिक्वेस्ट जो है वो फाइल कर सकते हैं. तो अभी तो लगता है एज बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ आइटम, कोई ये वहाँ की हाई कोर्ट ने तो नहीं बताया है, लेकिन न्यूज़ एनालिसिस में तो यही पता चलता है कि अभी लगभग 2 साल जितना वक्त जो है वो चला जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्रिएट डिमांड एंड रेस्क्यू इकोनॉमी. के डिमांड क्रिएट कीजिए और इकोनॉमी को रेस्क्यू कीजिए. आज द हिंदू एनालिसिस में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था और उस आर्टिकल को डिस्कस करते हुए मैंने बताया था कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना यह है कि डिमांड के ऊपर फोकस कीजिए, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्लाई के ऊपर फोकस कीजिए. लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, डिमांड एंड सप्लाई. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. सिर्फ सप्लाई के ऊपर फोकस करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिमांड के ऊपर फोकस करेंगे तो भी नहीं होगा. एक फाइन बैलेंस होना चाहिए. इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो ज़्यादातर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के बारे में अगर हम देखें तो इसका एक टिल्ट जो है ये ज़्यादातर सप्लाई साइड झुका हुआ है कंपेयर टू डिमांड साइड. तो शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक टाइम्स में ये इन्फोग्राफिक हमें देखने को मिलता है कि हमें फोकस करना चाहिए, देश को फोकस करना चाहिए डिमांड के ऊपर. राइट, अभी हमने जो SBI का एक रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें SBI ने भी बताया है कि इकोनॉमी जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होगी. डिमांड के बारे में यहाँ पर ये बताया है कि डिमांड इज़ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. डिमांड जो है वो दोनों चीज़ें हैं. कंजम्पशन यानी कि जैसे हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदते हैं तो हम कंज्यूम करते हैं चीज़ों को. तो उन एक मान लीजिए आपने 10 बॉटल्स खरीदी कोका कोला की, कोई 10 बॉटल्स खरीदी, तो बेसिकली आपने उस चीज़ को कंज्यूम किया, मार्केट में से वो चली गई, वो अब आपके पास पहुंच गई है. तो और 10 कोका कोला की बोतल की जगह हो गई. राइट, आई होप ये एक सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए. फिर एक इन्वेस्टमेंट है. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको सीमेंट चाहिए, आपको मिट्टी चाहिए, आपको लोहा चाहिए, यू नीड सो मेनी अदर थिंग्स, इजंट इट? तो जब इन्वेस्ट करते हैं कोई चीज़ में तो भी डिमांड जो है वो जनरेट होती है. और 60% जितनी हमारी GDP जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन से चलती है. 60% ऑफ GDP इज़ प्राइवेट कंजम्पशन. इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन एनेमिक मच बिफोर कोविड.
कोविड-19 के आने से पहले भी हमारे देश की सिचुएशन, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डाउन था, इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था। और हमारी पहले की डिस्कशन को याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने बताया था कि ग्रोथ के दो इंजन्स होते हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट। ये दो इंजन्स हैं। गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए इकोनॉमी में, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। वक्त ऐसा आ गया कि गवर्नमेंट ने जितना था उतना इन्वेस्ट कर दिया, या फिर ज़्यादातर अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दी, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड फील या फिर एंथुजियास्टिक नहीं थे। तो ये कोविड-19 से पहले की सिचुएशन थी। कोविड-19 के बाद या फिर अभी तो इन्वेस्टमेंट का माहौल और ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो एक ही ऑप्शन है एज़ पर दिस इन्फोग्राफिक कि हम डिमांड के ऊपर फोकस करें। तो क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती हैं, इसमें फर्स्ट ये है कि फिस्कल डिसिप्लिन को भूल जाइए। आप 9 to 10%, हमारी जीडीपी का 9 to 10% जितना पैसा जो है वो मार्केट में इंजेक्ट कीजिए। ये जो लोन गारंटीज और ये सारी चीज़ें नहीं, लिटरल इंजेक्शन करना होगा पैसों का। बिग हेड्स ऑफ दिस स्पेंड, जो ज़्यादातर अमाउंट है वो आपको डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र, लोगों को पैसे देने होंगे, वेज सपोर्ट के लिए पैसे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, फिर जो NBFCs हैं या फिर बैंक एसेट्स हैं तो इनको ख़रीदिए। फिर दूसरे कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि डायरेक्ट सपोर्ट की बात करें तो डायरेक्ट सपोर्ट में 2 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वेज के लिए आपको चाहिए कुछ 1.5 लाख, तो टोटल 3.5 लाख करोड़ रुपीस हमें देने होंगे वेज के लिए, यानी कि कंपनीज जो हैं। याद आया कि ये चीज़ किसने, बहुत सारे देशों ने की थी, लेकिन आई थिंक जर्मनी ने भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था कि अगर आप, कनाडा ने भी किया था कि अगर आप किसी को जॉब में से नहीं निकालते तो फिर कनाडा की सरकार जो है वो आपको, आपकी कंपनी जो है उनको पैसे देगी, और ये पैसे जो हैं वो आपको सैलरी में देने हैं। तो इस प्रकार का सपोर्ट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम, जैसे मैंने आपको अभी बिल्डिंग वाला एग्जांपल बताया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड जब करते हैं तो जॉब्स जनरेट होती हैं। एसेट एंड कॉरपोरेट इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदना, कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल व्हीकल बनाती है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक कंपनी सेटअप करती है। फिर RBI जो है वो बॉन्ड्स खरीदती हैं, तो पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के पास आएंगे, ये पैसे जो हैं वो फिर कंपनीज़ को दिए जाते हैं या फिर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए रखे जाते हैं। टैक्स कट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। यहाँ पर ये बताया है कि रिस्क तो हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फ़िलहाल कोई स्टेप नहीं उठाया तो फिर आगे चलकर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। तो डेट टू GDP रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा अगर आप पैसे जो हैं वो इंजेक्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बैक टू नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। मूविंग ऑन टू वर्कर प्रोटेक्शन, कल भी हमने वर्कर प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी। आज जो हमारे मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार, तो उनका एक इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो उन्होंने बताया है कि जिन राज्यों ने कंप्लीट लेबर राइट्स जो हैं, जो मज़दूर हैं उनके जो अधिकार हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। इसको हम लेबर रिफॉर्म्स नहीं कह सकते। लेबर रिफॉर्म्स जो हैं ये बेसिकली एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश होती हैं कि जो मज़दूर हैं उनका भी हित ध्यान में रखा जाए, और इसके साथ साथ जो बिज़नेस हैं या फिर जो कंपनी है वो भी ईजीली बिजनेस कर सकें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो और वर्कर्स के लिए भी चीज़ें इंप्रूव हों। तो ये फाइन बैलेंस जो है उसको हम लेबर रिफॉर्म्स कह सकते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में ये बताया कि टू माई माइंड बोथ इंडस्ट्री एंड वर्कर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एंड द कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली इफ द राइट्स ऑफ द वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड। ये जो लेबर रिफॉर्म्स हैं या फिर जो इंडस्ट्री और जो वर्कर हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अगर लेबर खुश नहीं है तो इंडस्ट्री खुश नहीं रह सकती, अगर इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो लेबर खुश नहीं होंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कुछ रूल्स के ऊपर, कुछ नए लॉज के ऊपर काम कर रही है, जिससे किसान जो हैं वो फिज़िकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पर अपना जो सामान है वो बेच सकें। तो इसको लेकर रूल्स तैयार किए जा रहे हैं।
इसमें FPOs हैं यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, फिर रजिस्टर्ड फार्मर यूनियंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, और इसी के साथ साथ जो APMCs हैं उनको भी रखा जाएगा। लेकिन पहले जो APMC की मोनोपोली थी, APMC की मोनोपोली ये होती है कि फार्मर्स जो हैं उनको ही चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। लेकिन अब APMC की कंपटीशन में आएंगे ये सारे FPOs, रजिस्टर्ड फार्मर यूनियंस, कोऑपरेटिव्स, राइट। तो फार्मर जो हैं, किसान जो हैं, उनके पास ऑप्शंस इंक्रीज हो जाएंगे। जो कोई पार्टी, जो कोई व्यक्ति, चाहे ऑनलाइन हो, फिजिकल हो, जो भी किसान को सबसे ज़्यादा ऑफ़र करेगा, सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे किसान को, सबसे ज़्यादा अच्छी प्राइस मिलेगी, उनको किसान इजीली बेच पाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार भी हैं कि वो फार्म ट्रेड को लेकर रूल्स भी बना सकें। जॉब्स की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनका एक रिपोर्ट बाहर आया है कि मई महीने में भारत सरकार ने जो एक लॉकडाउन को इजी बनाया है, बहुत सारे राज्य ने लॉकडाउन को थोड़ा बहुत पार्शियली खोल दिया है लॉकडाउन को। तो इसकी वजह से कुछ 20 मिलियन जितने वर्कर्स जो हैं वो जॉब पर वापस आ चुके हैं, यानी कि 2 करोड़ लोग जो हैं अब एम्प्लॉयमेंट उनको वापस मिल चुकी है। इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट रेट वाज अप 2% इन मई टू 29%, राइट। इसमें 2%, अप्रैल में ये 27% हो गया था, लेकिन मई में ये 29% हो गया है। CMI का एस्टिमेशन ये है कि 122 मिलियन लोग जो हैं इनकी जॉब्स चली गई हैं। तो यहाँ पर 20 मिलियन जो हैं, दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट इफ़ यू सी दैट 122, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग। And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.